हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। आज है 29 अगस्त 2023 और जैसा कि अपना रूटीन चला रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं कि एमसीक्यू देखते हैं और हम एमसीक्यू में यूपीएससी 2020 के क्वेश्चंस देख रहे हैं। सीरीज हमारे पास चल रही है ए और अब तक हमने 37 क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया था और अब हम आ गए 38 एमसीक्यू पे और हम क्या देख रहे थे, ओल्ड एंड न्यू पैटर्न को देखने की हम कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो न्यू पैटर्न तो आपको जैसा कि पता होगा 2023 के बाद क्या हुआ है, ओनली पेयर 1, ओनली पेयर 2, ओनली पेयर 3 एंड ओनली पेयर 4, इस टाइप के क्वेश्चन बनने लगे हैं। सो देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन 38 है, with reference present states of the development artificial intelligence can effectively do which of the following? क्या bring down electricity consumption in the industrial unit? यानी कुल मिला के ये है कि इसमें हम देखेंगे कि विकास की वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, ये निम्नलिखित में से किस रूप को प्रभावित कर सकती है। जैसे पहला दे दिया, ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन द इंडस्ट्रियल यूनिट, यानी कि औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करेगी, ऐसा हो सकता है। चलिए देखते हैं। क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग, यानी कि सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना करेगी। आगे डिजीज डायग्नोसिस करेगी। उसके बाद टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्सेशन करेगी। उसके बाद है वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो यहाँ पर हमें क्या दिया है, फिर दिया है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सो देखिए यहाँ पे क्या दिया, 1 2 3 and 5, 1 3 5 only and 2 4 5 only and 1 2 3 4 5 only। थोड़ा सा हिंदी में पढ़ने की कोशिश करते हैं हम, क्या दिया है इसमें देखते हैं। विकास की, सॉरी, ओके, विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है। जैसे यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकती है उसके बारे में पूछा। सो देखते हैं, औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना। आगे सार्थक लघु कहानियां और गीतों की रचना करना। आगे हमारे पास रोगों का निदान करना। उसके बाद टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तन। और पांचवा हमारे पास विद्युत का बेतार संचरण। उसके बाद ऑप्शन दे दिया हमें, ये एलिमिनेट टेक्निक से आराम से हो सकता था, आप उससे कर सकते थे इससे। उसके बाद दिया केवल 1 2 3 5, केवल 1 3 4, 2 4 5, 1 2 3 4 5। सो देखिए इस एमसीक्यू को हम जैसा कि लास्ट में सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसमें हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकता है। तो ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, यस ये तो कर सकता है भैया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये वर्क हो सकता है। तो पहला वाला आप निकाल लेंगे, उसका मतलब ये आपका चला जाएगा, क्लियर कट है इसमें से। अब पहला वाला आपका निकालने का मतलब हो गया कि आपका तीसरा सही है। क्यों? तीसरा देख लेते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्सेशन। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कई बार हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब यूज करते हैं तो टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्सेशन भी हो जाता है। ठीक है, सो 1 3 तो सही होगा हमारा, 1 3 अगर सही होगा। 1 3 क्यों सही है? ऑब्वियसली अगर हमने ये हटा दिया तो देखिए दोनों में 1 3, 1 3 एंड 1 3। ठीक है, अब हमें देखना किसमें, अब हमें देखना है 4 एंड 5 में। तो 4 सॉरी 4 हमने देख लिया, वो सॉरी ये नहीं, ये वाला था 3 वाला, डिजीज डायग्नोसिस। ये देखेगा भाई, कॉमन सी बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसे अगर हम बात करें, दूरबीन जो होता है, दूरबीन के थ्रू क्या होता है, आजकल कैंसर के इलाज चल रहे हैं, वो क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो इस तरीके से हमारा 3 तो हो गया। अब चौथा वाला भी हमें लग रहा है कंफर्म होगा हमारा, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्सेशन, है ना, ये भी होगा हमारे पास। तो फोर्थ भी होगा। अब फोर्थ हमें कहाँ नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लास्ट में और अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है पीसी। पीसी बोले तो प्रीलिम्स करंट, इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ द पीआईबी। ये आपका कंपाइलेशन होता है किसका, इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ द पीआईबी, पीआईबी एंड इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। ये तीनों का आपके पास क्या होता है, कंपाइलेशन होता है। ठीक है, सो देखेंगे इसमें क्या है हमारे पास है। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास सीताकली फोक आर्ट्स, ये आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक्स है। ठीक है, सो क्या है, इसको परफॉर्म किया जाता है आज अ पार्ट ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल ओनम। तो ओनम अभी फेस्टिवल चल रहा है जो कि केरला में है। तो केरला का जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है ओनम, उसी का पार्ट से क्या, सिटाकली फोक आर्ट्स।
ये बेस्ड क्या है, ये बेस्ड है किस पे, एपिक रामायण पे। जैसे कि इसमें क्या हुआ था कि सीता जी ने जो जब रावण उनको पकड़ के ले गया था वन, आप ऐसे कह सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको इनिशियल स्टोरी बता रहा हूँ। जब राम को 14 साल का वनवास मिला, तो उसी वनवास के बीच में से सीता जी को रावण पकड़ के ले गया। उसके बाद उनको बचाने के लिए हनुमान गए, और इसी बीच चाहे राम ने पुल बनाए, हनुमान ने भी पुल बनाया सीता को श्रीलंका से वापस लाने के लिए। तो ये जितनी भी घटनाएं घटी, ये सारी प्रदर्शित की जाती है किसमें, सिटाकली फोक आर्ट्स में। पहले तो आपको ये समझना है। एंड पोर्ट्रेट्स कैरेक्टर सच एज राम, सीता, रावण एंड हनुमान, अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद ये किस फॉर्म में बताई जाती है, सॉन्ग के फॉर्म में भी होगी, स्टोरी के फॉर्म में भी होगी, एंड फास्ट मूवमेंट्स के फॉर्म में भी होगी। क्लियर कट है यहाँ तक? ओके। इसकी लोकेशन कहाँ है, लोकेशन की बात करें तो ये मिलेगी हमें केरला में। ओके। और ये क्या दिखाती है हमें, एक्चुअली इट इज ए द्रविडियन डांस। ठीक है क्या, अगर ओणम फेस्टिवल की बात करेंगे तो ये द्रविडियन डांस है। एंड सीता वन यात्रा टू अंतरदनम, और सीता की ये जो भी स्टार्टिंग से लेके, जिस तरीके से उनका वनय यात्रा से लेके और पृथ्वी में जो समाधि लेने वाली बात होती है, जब राम जी उनकी पवित्रता की बात करते हैं, तो उस पवित्रता की परीक्षा में जब उन्हें लगता है कि आप मेरे हस्बैंड होके भी और मुझसे इस पवित्रता का यू कैन से दैट प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, तो अंततः वो क्या करती हैं, पृथ्वी में समा जाती हैं। तो रावण ने जहाँ से उनको, आप ये कह सकते हैं, इस बीच रावण भी रहा, इस बीच हनुमान जी भी रहे। तो जो वनय यात्रा थी, यानी कि जो 14 साल का वनवास मिला था और पृथ्वी के अंतर्दमन तक की बात थी सीता की, उसको भी इसमें शो किया जाता है। क्लियर कट हो गया? तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है, सिस्टकली फोक फोक आर्ट्स। और थोड़ा सा आप देखेंगे, अगर मैं आपको एक सेंस और लगा लूँ तो यहाँ से आप निकाल लेंगे, क्योंकि सीता, सीता सेंस लगा लेंगे, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, सीता। ठीक है, इस तरीके से आप इसका क्या लगा लेंगे, सेंस लगा लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है फिर हमारे पास। उसके बाद है कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, उनको देखेंगे। जो साइंस एंड टेक का हमारा टॉपिक से क्या है, हमारे पास है आसिन डैक्स 23। ये बाइनियल मैरीटाइम्स एक्सरसाइज है। ये बिटवीन किसके, इंडियन नेवी एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सेंस लग रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, फिर हमें मिलती है ब्राइट स्टार 23। ये भी बाइनियल मल्टीलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, जिसमें पहली बार इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, और अदर कंट्री जैसे यूएस है, सऊदी अरेबिया है, ग्रीस है एंड कतर है, इस टाइप की अदर कंट्री भी हैं, और इंडिया इसमें पार्टिसिपेट किया है किसमें, ब्राइट स्टार में। तो आपको याद रखना है कि ब्राइट स्टार में इंडिया एज अ पार्टिसिपेटेड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम क्लियर कट इन लास्ट द हिंदू न्यूज़पेपर। सो जिम्बाब्वे बॉर्डर की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए बोत्सवाना मिलेगा आपको, जाम्बिया मिलेगा, मोजाम्बिक मिलेगा, और साउथ अफ्रीका मिलेगा। तो जिम्बाब्वे की जो बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है वो 4 कंट्रियों से टच होती है, वो आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। मैं रिवाइज करा रहा हूँ, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका। ओके, रिवर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए पुंगवे, बुंजी, सेब, लिम्पू, इस टाइप की यहाँ पे क्या मिलती है, रिवर मिलती है। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं फिर हम क्या है हमारे लिए। नेक्स्ट पेज पर हम आ जाएं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रयान का हमने अब तक कोई भी टॉपिक छोड़ने की कोशिश नहीं की है, और चंद्रयान के जितने भी हमें टर्मोलॉजी मिली है उन टर्मोलॉजी को हमने पर डे अपनी पीसी में किया है, जो कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और यू कैन से दैट पीआईबी का कंपाइलेशन होता है। सो देखेंगे चंद्रयान 3 के इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट हैं, उनको देखेंगे। 23 अगस्त को जिस दिन ये लॉन्च हुआ था, उस दिन को अब हम नेशनल स्पेस डे के नाम से इसको घोषित कर दिया गया। ओके, और शिव शक्ति पॉइंट की बात करें तो जहां पर विक्रम लैंडर, ये आपने पता होगा या नहीं, मैंने आपको बताया था कि इस टाइप का अपना लैंडर है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है आपका रोवर। ठीक है, तो ये जो लैंडर जहाँ पे लैंड हुआ है, उस जगह को अब हम क्या बोलेंगे, शिव शक्ति पॉइंट बोलेंगे। टच डाउन ऑन द लूनर सरफेस, उसी को बोला गया है। तो जो लैंडर हमारा जिस जगह यू कैन से दैट लूनर साउथ पोल पर लैंड हुआ, उसी जगह का हमने नाम दे दिया शिव शक्ति पॉइंट्स। अच्छा, एक वर्डिंग्स और हमें मिल रहा है, तिरंगा। तिरंगा क्या है, वेयर चंद्रयान 2 लैंडर क्रैश लैंडेड ऑन मून सरफेस, यानी कि मून के सरफेस पर जहां पर चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था, उसका नाम हम क्या लेंगे, तिरंगा। ओके, तो तिरंगा ये हमें याद दिलाता रहेगा कि जीत की कभी हार नहीं होती, इतना आपको समझना है। तो कुल मिला के ये है कि आपका 23 अगस्त तो नेशनल स्पेस डे है आपका। ओके,
और शिव शक्ति पॉइंट की बात करेंगे जहाँ पे विक्रम लैंडर ने टच डाउन किया किसको, सरफेस को, और तिरंगा मैंने आपको बता ही दिया ये चंद्रयान 2 से। तो सीधा सीधा आप याद रख लेंगे, शिव शक्ति पॉइंट आपका चंद्रयान 3 और तिरंगा आपका चंद्रयान 2। ओके, कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है। फिर उसके बाद हमें एक टर्म और मिल जाता है, इस टर्म का नाम है गोल्डीलॉक्स सिनेरियो। एक्चुअली में ये इकोनॉमी का टर्म है, पहले तो आपको इतना क्लियर कर लेना है। कई बार ये पूछ लेता है कि ये साइंस का टर्म है, या फिर आपसे पूछ लेता है ये यू कैन से दैट इकोनॉमी का टर्म है, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कोई भी वर्ड पूछ ले वो, बट पहले आपको इतना क्लियर करना है कि ये इकोनॉमी का टर्म्स है। सो देखते हैं क्या है। ये आइडियल सिचुएशन है वेयर देयर इज अ स्टडी ग्रोथ, यानी कि जहाँ पे स्टडी ग्रोथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डी लॉक्स सिनेरियो बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी जो होती है ना उसकी लो रेट होती है, क्लियर कट है। और स्टडी जीडीपी ग्रोथ रेट, और क्या होता है, स्टडी ग्रोथ होती है किसमें, स्टडी यू कैन से दैट जीडीपी ग्रोथ रेट में। और लो रिटेल इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट, और जिसमें क्या होता है, जो महंगाई है आपकी वो कम होती है, इंटरेस्ट रेट भी आपकी कैसी होती है, कम होती है। यू कैन सी दैट इट्स ए गोल्डी लॉक सिनेरियो। ओके, नाउ हम देखते हैं, फिर हमारे पास एक बॉडी हम लास्ट में देखते हैं, तो देखते हैं क्या है हमारे पास। एक सबसे ज्यादा न्यूज में चल रहा है वो है हमारे पास कुंगम कुंगम मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, यानी कि KMGBF। ठीक है, इसको एडॉप्टेड किया गया था COP15 में। ठीक है, मॉन्ट्रियल के टाइम पे, यू कैन सी दैट जो COP15 हुई थी इसको मॉन्ट्रियल बोला जाता है। और इसकी बात करें टू यूएन कन्वेंशंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद टारगेट बात करते हैं, तो इसके टारगेट 23 टारगेट हैं जिसको अचीव करने हैं 2030 तक। बट इनमें से कुछ टारगेट मैं आपको बता दूं कुंगम मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के। तो जैसे आपका है कंजर्वेशन ऑफ द लैंड एंड सी, यानी कि लैंड एंड सी को कंजर्व करना है 30% बाय दी 2023। ओके, और रिडक्शन ऑफ द इन्वेसिव स्पीसीज 50%। जो भी इन्वेसिव स्पीसीज, इन्वेसिव का मतलब है जो विदेशी आक्रामक जातियां होती हैं वो हमारी जो भी नेटिव होती है उनको नुकसान पहुंचाती है, इनको रिडक्शन करना है कितना, 50% बाई दी 2030। ओके, एक और है हमारे पास, रेजिंग एट लीस्ट $200 बिलियन पर ईयर, यानी कि हमें रेज करना है $200 बिलियन एट लीस्ट, वो भी ईयर के हिसाब से बाई दी 2023। ओके, अब हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास पढ़ने के लिए, उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। 35A deny many in जम्मू एंड कश्मीर their rights। तो आर्टिकल जो 35 है उसने भाई क्या किया है, बहुत से ऐसे यू कैन से दैट जो हमारे पीपल्स हैं उनको क्या है, डिनाई करता है कि उनके जो राइट्स है। तो देखते हैं क्या है इसमें। देखिए अभी इसमें केस चल रहा था धारा 370 को लेके सुप्रीम कोर्ट में, कि जिस तरीके से धारा 370 को रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर। सो ये कहाँ तक बेटर है, बेटर नहीं है, उसके रिगार्डिंग एक हमारा केस चला था, उसमें थोड़ा सा हम देखते हैं क्या है अपडेट अभी। तो DY चंद्रचूड़ आर्टिकल 35 कहता है विच एम्पावर द जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेचर टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंस ऑफ द स्टेट एंड प्रोवाइडेड देम स्पेशल प्रिविलेज। यानी कुल मिला के ये कि जो परमानेंट रेजिडेंस हैं वो जो जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं उनको ये कुछ स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड करता है। कौन, आर्टिकल 35। पहले तो आपको इतना समझ लेना है, ठीक है, मैं इसको और एक्सप्लेनेशन में कराऊंगा। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 35 gave a special right and privilege to permanent residents and virtually took away the right of the non residents। तो जो नॉन रेजिडेंट्स हैं वहाँ के उनको इन चीज़ों से वो दूर रखता है, ना तो उनको परमानेंट रेजिडेंस का दर्जा मिलता है और ना ही कुछ प्रिविलेज मिलते हैं और ना ही कुछ राइट मिलता है। सो ये जो राइट है ना, इंक्लूडेड द राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ द स्टेट एम्प्लॉयमेंट, राइट टू इक्वल प्रॉपर्टी एंड द राइट टू सेटल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इंक्लूड होनी चाहिए कि इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ द स्टेट एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, और राइट एक जो प्रॉपर्टी है वो इक्वल करते हैं। जैसे अभी मान लीजिए बिहार वाला है, अगर वो यूपी में आना चाहता है और यूपी वाला अगर बिहार में जाना चाहता है तो उनको क्या होता है, इक्वल राइट्स होते हैं। तो ठीक है, तो कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होता। तो चीफ जस्टिस चंद्रशेखर कुछ, हाँ आई थिंक जॉब में होता है, चीफ जस्टिस चंद्रशेखर हेडिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, ये एक्चुअली मंडे को इनको ऑब्जर्व किया गया है। उसके बाद देखते हैं क्या है, और थोड़ा सा इसके बारे में और बताने की कोशिश की गई है कि जो प्रिंसिपल ऑफ द फेडरलिज्म वाइल एब्रोगेटिंग आर्टिकल 370, जिस तरीके से एब्रोगेट किया गया आर्टिकल 370 को, एबोलिशन इन जम्मू एंड कश्मीर एज अ फुल फ्लेज स्टेट। ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर को क्या बना दिया गया, फुल फ्लेज स्टेट, एंड एनीवन कैन
go inside the Jammu and Kashmir and take a property and take a job. So extra other of these states. So he pointed the provided article तीन आर्टिकल हमें क्या देता है विच मेड अ मैंडेटरी इसमें मैंडेटरी है कि प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना होगा स्टेट लेजिस्लेचर से ठीक है जो भी स्टेट लेजिस्लेचर है बिफोर ऑल्टरिंग द स्टेटस ऑफ द स्टेट्स यानी कि कुछ भी उसमें ऑल्टर करना है तो उसको किससे कंसल्ट करना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेचर से ठीक है और ये जो प्रोक्लेमेशन था प्रेसिडेंट रूल्स का इन दिसंबर 2018 में आया ठीक है हैड डन अवे विद द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजंस अच्छा लेकिन क्या हुआ पार्लियामेंट ने एज्यूम कर लिया कि जो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर ये सॉलिसिटर जनरल ने इसको इंस्टेट किया है अच्छा आगे थोड़ा सा और देखने की हम कोशिश करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें ये देखेंगे कि भाई ये आर्टिकल जो है 35 क्या कहता है आर्टिकल 37 क्या कहता है तो अभी तक हमने क्या समझा यही उनका कहना है अपने जो डीवाई चंद्रचूड़ से उन्होंने बोला कि आर्टिकल 35 है स्पेशल राइट एंड प्रिविलेज टू परमानेंट रेजिडेंस एंड वर्चुअली टू कवे द राइट ऑफ द नॉन रेजिडेंस यानी कुल मिला के ये कि जो भी उसमें लोग रह रहे थे कुल मिला के जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं उनको स्पेशल राइट और प्रिविलेज तो मिलता है परमानेंट रेजिडेंस को ठीक है लेकिन इनसे दूर रखा गया जो नॉन रेजिडेंस है ठीक है तो इसी के बारे में ये आर्टिकल्स था अब थोड़ा सा हम देखते हैं क्या है हमारे पास देखिए मैंने यहाँ पे काफी आपका टाइप कर दिया है देखते हैं आर्टिकल 35 क्या कहता है ये बाज ऑफ प्रोविजन ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रांटेड है स्पेशल प्रिविलेज देता है ठीक है स्पेशल प्रिविलेज राइट देता है किसको परमानेंट जो रेजिडेंस है जम्मू एंड कश्मीर अभी हमने पढ़ा और ये रीजन नॉर्दर्न इंडिया ठीक है इट वाज एडेड ये कॉन्स्टिट्यूशन में कब एडेड किया गया थ्रू द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 में तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि 1954 में इसको ऐड किया गया ठीक है और ये अलाउ क्या करता है ये अलाउ करता है आपका द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर टू डिफाइन परमानेंट जो रेजिडेंस होंगे उनको प्रोवाइड किया जाएगा एक्सक्लूसिव राइट मिलेंगे प्रिविलेज मिलेंगे इन मैटर रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी ओनरशिप को लेके चाहे एम्प्लॉयमेंट को लेके या अदर सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट को लेके विद इन द स्टेट्स तो कुल मिला के ये कि जो भी आर्टिकल 35 ये कहता है जिसको 1954 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था तो ये कहता है कि भाई जो भी यहाँ पे के रेजिडेंस उनको परमानेंट रेजिडेंस का दर्जा मिलेगा और उनको एक्सक्लूसिव राइट मिलेंगे कुछ उनको विशेषाधिकार भी मिलेंगे चाहे वो उनकी यू कैन से दैट रोजगार एम्प्लॉयमेंट को लेके हो या सोशियो इकोनॉमिक जो भी सरकार इनको स्कीम देती है उसको लेके हो या फिर उनकी प्रॉपर्टी ओनरशिप को लेके हो ठीक है अच्छा उसके बाद देखते हैं इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं अबाउट द आर्टिकल 35 ये ओरिजिन एंड बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया ठीक है कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था ये आपका 1954 में ओके इसका एम है प्रोटेक्ट द यूनिक डेमोग्राफी एंड कल्चर ऑफ द स्टेट ये इसका क्या है यू कैन सी दैट एम है आर्टिकल 35 का डेफिनेशन ऑफ द परमानेंट रेजिडेंस की अगर बात करें ये आर्टिकल जो है अलाउ करता है किसको अलाउ करता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर को डिफाइन करें हु क्वालिफाई एज अ परमानेंट रेजिडेंस ऑफ द स्टेट एंड जो रेजिडेंस है वर एंटाइटल्ड टू सर्टेन प्रिविलेज ठीक है इंक्लूडिंग द राइट और ऑन प्रॉपर्टी ये भी अभी हमने पढ़ा था क्या भैया परमानेंट रेजिडेंस अच्छा उसके बाद देखते हैं एक्सक्लूसिविटी अभी हमने पढ़ ली ठीक है ये सारी चीज हमने देख ली थोड़ा सा मैं और आपको बता दे रहा हूँ आर्टिकल 35 है ये क्रिएट करता है जो सेंस है एक्सक्लूसिविटी का फॉर द परमानेंट रेजिडेंस का ये प्रिवेंट करता है पीपल को फ्रॉम द आउटसाइड द स्टेट फ्रॉम परचेजिंग लैंड एंड सेटलिंग देयर ठीक है तो कुल मिला के ये कि इन चीज़ों से भी इनको क्या करता है प्रिवेंट करता है जो भी आउटसाइडर लोग हैं जैसे कुल मिला के अगर मैं यूपी का हूँ या मैं बिहार का हूँ एंड आई गो इन जम्मू एंड कश्मीर देन आई you can say that in article 35 through I cannot purchase any property and not any privilege as comparison to the Jammu and Kashmir residents peoples. So controversies की बात करें डिबेट की ओवर द आर्टिकल्स ईयर की बात करें आर्टिकल जो 35 ए है बिकम ए सब्जेक्ट टू कंट्रोवर्सी एंड डिबेट ये आर्टिकल 35 आप देख रहे हैं ज्यादातर कंट्रोवर्शियल और डिबेट का रहा है कारण क्या है इसकी क्रिटिसाइज की गई आर्ग्यू दिया गया कि भाई ये जो है सेंस ऑफ इनइक्वालिटी दिखाता है तो सीधी सी बात है सेंस ऑफ इनइक्वालिटी क्यों दिखा रहा है अब मान लीजिए अदर जो स्टेट वाला है वो वहाँ पे वो सब चीजें नहीं कर पा रहा है बट वो लोग आके हमारे स्टेट में कर रहे हैं तो ये इसलिए कंट्रोवर्शियल रहा है और डिबेटेबल भी रहा है और ये क्लेम करता है कि हिंड्रेंस इकोनॉमी डेवलपमेंट बाय द डिस्करेजिंग आउटसाइड इन्वेस्टमेंट अच्छा लीगल चैलेंज की बात करें जो आर्टिकल 35 है ये सेवरल लीगल चैलेंज ओवर द ईयर करता रहा है ठीक है और इसके आर्ग्यू की बात करें एडेड द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट प्रॉपर पार्लियामेंट अप्रूवल दैट इज वायलेटेड द फंडामेंटल राइट गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस और ये क्या करता है जो फंडामेंटल राइट है आपके आर्टिकल 12 टू लेके 35 तक उनको भी वायलेट करता है ठीक है
रीजन क्या है भाई, सीधी सी बात है, जब इक्वलिटी आ जाती है तो फिर फंडामेंटल राइट आपका वॉलेटेड होता है। अच्छा, एब्रोगेशन की बात करें, ये कब एब्रोगेट हुआ था? तो अगस्त 5 2019 की बात है, जो एक्चुअली में भारतीय जनता पार्टी ने इसको रिवोक किया, और जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का, इसको एब्रोगेटिंग करके आर्टिकल 370, ठीक है, और सब्सिक्वेंटली आर्टिकल 35 को एब्रोगेट कर दिया। ओके, ये जो रीजन था वह रीऑर्गेनाइज इनटू 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, इसको 2 यूनियन टेरिटरी में तोड़ दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, यहाँ तक आपको समझना है। एब्रोगेट का मतलब यू कैन से दैट इट्स a finish, and this move lead to the significant of the political and legal upheaval reasons that generate both support and criticism। ठीक है, ये तो हमारे समझ में ही आ गया। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 370 ये क्या प्रोविजन देता भाई, वो तो स्पेशल प्रिविलेज दे रहा था किसको, जो परमानेंट रेजिडेंस है वहां के उनको। आर्टिकल 370 क्या कहता है, बाजे प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट ग्रांटेड स्पेशल ऑटोरिटी टू द रीजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। ये जो रीजन है जम्मू एंड कश्मीर का, उसको स्पेशल प्रिविलेज की बात करता है। It was originally include the constitution to provide a temporary provision for the state accession of the 1947 में इसको क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। और ये जो एक्सेशन है हैपेंड ड्यूरिंग अ पीरियड व्हेन प्रिंसली स्टेट इन इंडिया वर given the choice to join the either India और पाकिस्तान आफ्टर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंडेड। अच्छा, अब ये आर्टिकल जो 370 इसके अंतर्गत जो प्रिविलेज मिला हुआ है जम्मू एंड कश्मीर को, जो रीजन वाइज की बात करें, तो वो कब की बात थी? 1947 में एक्चुअली में क्या था कि प्रिंसली स्टेट को ये थी जम्मू एंड कश्मीर, तो प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर थी, तो उसको राइट था कि या तो ये पाकिस्तान में शामिल हो जाए, इंडिया में शामिल हो जाए। ठीक है, तो इसी वजह से ये यहाँ पे धारा 370 चली आ रही थी। अब आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि धारा 370 क्यों चली आ रही थी, इसका रीजन क्या था? बिहाइंड रीजन इसका यही था कि एक्चुअली में प्रिंसली स्टेट थी, उनको चॉइस दी गई थी कि आप आइदर इंडिया ज्वाइन कीजिएगा या पाकिस्तान बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो इसलिए उसने पाकिस्तान को, सॉरी, इंडिया को ज्वाइन किया, है ना, इसलिए वहाँ पे धारा 370 लागू हुई क्योंकि उसको स्पेशल प्रिविलेज मिल गया इंडिया ज्वाइन करने पर। आर्टिकल 370 की बात करें तो आर्टिकल 370 में देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर हैड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए 370 में इसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, खुद का फ्लैग भी है, एंड कंसिडरेबल ऑटोनॉमी ऑन ऑल मैटर एक्सेप्ट फॉरेन अफेयर, डिफेंस, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन। ये सारी चीजें इसकी कैसी हैं, स्पेशल है। द स्पेशल स्टेटस जो है ना, ये अलाउ करता है क्या भैया, द स्टेटस ऑफ हैव इट्स ओन लॉ रेगुलेशन, रेजिडेंस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर वर कंसिडर सिटीजन ऑफ द स्टेट रादर देन द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कुछ समझ में आ गया होगा। और इसको रिवोक कब कर दिया गया? 2019 में 5 अगस्त को। ओके, तो उसके बाद थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं हम। ये अब हमने पढ़ ही लिया कि इसको 2 टेरिटरी में तोड़ दिया गया, तो कुछ हमारे पास इसमें पढ़ने के लिए नहीं है, क्लियर कट है। तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से आर्टिकल 35 के थ्रू क्या हुआ कि जो रेजिडेंस लोग थे वहाँ के, तो उनको तो स्पेशल प्रिविलेज और यू कैन से दैट बहुत से बेनिफिट्स मिले, बट जो नॉन रेजिडेंस थे उनको ये सुविधाएं नहीं मिली, इनसे वंचित रखा गया। तो इस तरीके से आर्टिकल 35 जो है ना, उसने बहुत से जम्मू एंड कश्मीर में जो राइट थे अदर पीपल्स को, उनको हनन किया है, ऐसे कह सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं क्या है हमारे पास इंपोर्टेंट न्यूज। हमारे पास है इसरो टू लॉन्च आदित्य L1 ऑन September 2 टू स्टडी द सन। तो अब क्या है, देखिए बहुत अच्छी बात है, चंद्रयान 3 को हमने लैंड कर दिया। कब? आपका 23 अगस्त को। अब हम 2 सितंबर को, ठीक है, क्या देखेंगे, आदित्य L1 इसको हम लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ी-सी हम जानकारी ले लेते हैं। मैंने हालाँकि इसको कल भी बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश की थी आदित्य L1 के बारे में। तो ये इंडिया का फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है जो स्टडी करेगा, किसकी, सन की करेगा। ठीक है, और ये लॉन्च होगा 2 सितंबर को। इसरो ने इसकी जानकारी दी कब? मंडे को। अच्छा, इसकी स्पेसक्राफ्ट है, ये लिफ्ट होगा कहाँ से? IST फ्रॉम द श्रीहरिकोटा। ठीक है, और 11:50 पे जो टाइमिंग दिया है। अच्छा, उसके बात करें, अकॉर्डिंग टू इसरो की बात करें तो जो स्पेसक्राफ्ट होगा ये प्लेस्ड होगा कहाँ पे? हैलो ऑर्बिट में। और जो लैग्रेंज पॉइंट है आपका, जो सन और अर्थ के सिस्टम के बीच में पड़ता है, जो लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर है कहाँ से? अर्थ से। तो लगभग अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, जो सन अर्थ सिस्टम के बीच में पड़ता है लैग्रेंज पॉइंट पे, वहाँ पे हैलो ऑर्बिट है। वहाँ पे इसको क्या किया जाएगा? इंसर्ट किया जाएगा, और ये लगभग कितने दिन रहेगा? 120 डेज। मैंने कल भी आपको बताने की कोशिश की थी कि चंद्रयान 2 अपना 14 डेज रहेगा, उसके बाद अगर ये काम कर पाया तो ये रिटर्न इसमें काम करेगा, और हमारा आदित्य L1 120 डेज काम करेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये जो मिशन है, ये प्रोफाइल आदित्य L1 की बात करें, ये सैटेलाइट प्लेस इन द हैलो ऑर्बिट, ठीक है, और लैग्रेंज पॉइंट पर। अच्छा, और ये क्या करेगा?
ये कंटिन्यूअसली व्यूइंग करेगा सन विदाउट एनी ऑकल्टेशन एंड इक्लिप्स, यानी कि बिना ऑकल्टेशन और इक्लिप्स के ये क्या करेगा, व्यू करेगा किसको, सन को। अच्छा, और ये हेल्प क्या करेगा, दिस विल प्रोवाइडेड है greater advantage of observing the solar activities and its effect on the space weather in real times। यानी कुल मिला के हमें ये बताने की कोशिश करेगा कि जो सोलर एक्टिविटी है इसके क्या इफेक्ट हैं स्पेस पर। और ठीक है, उसके बाद स्पेस क्राफ्ट कैरी 7 पेलोड्स लेके जाएगा टू ऑब्जर्व द, जो क्या करेगा, ऑब्जर्व फोटोस्फियर्स, क्रोमोस्फियर्स एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन्स। तो 7 पेलोड लेके जाएंगे। और मैंने कल इसका लॉन्चिंग व्हीकल भी आपको पढ़ाया था, एक्सएल PSLV, ठीक है। इसका लॉन्चिंग व्हीकल है किसका, आदित्य L1 का। ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से कवर कराने की कोशिश की थी। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, चाइना रिलीज न्यू मैप शोइंग टेरिटोरियल क्लेम्स। चाइना की यही खास बात है ना कि वो कभी ना कभी कुछ करता ही रहता है। अभी क्या कर दिया उसने, अब नया कांड कर दिया कि भाई चाइना रिलीज न्यू मैप, जो टेरिटोरियल क्लेम कर दिया इसने, और ये बोल दिया कि भैया एक इसने मंडे को अभी, आई थिंक्स आज ट्यूसडे है, तो मंडे को उसने एक, यू कैन सी दैट, जो स्टैंडर्ड मैप ऑफ चाइना का है उसको उसने रिलीज किया। और इस रिलीज में इसने ये तक बता दिया कि जो एंटायर स्टेट है ना अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन रीजन, ये भाई साहब चाइना बॉर्डर के अंदर आता है। समझ रहे हैं, तो ये उल्टे सीधे काम करता रहता है चाइना हमेशा। इसने क्या किया है कि जो आपका देख रहे हैं ना स्टैंडर्ड मैप ऑफ चाइना, इसने जो एंटायर स्टेट है अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपने अंदर में बता दिया भाई। ये सब ऐसे ही काम करता है। 2023 की बात की अगर मैप बात करें तो आज रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द नेचुरल रिसोर्स ने इसको मैप को रिलीज किया था। और इसने टेरिटोरियल क्लेम किया था जो चाइना का वेस्टर्न बॉर्डर है, एज आल्सो द सो कॉल्ड द 9 डैश लाइन कवरिंग द एंटर साइज चाइना सी आर सोन ऑन द मैप एज ए प्रीवियस एडिशंस। ठीक है, तो ये सब ऐसी ही चीजें चलती रहती हैं। तो उसने अभी देख रहे हैं अरुणाचल को कम्प्लीटली बता दिया कि ये चाइना बॉर्डर के अंतर्गत आता है। अच्छा, सी जिनपिंग की अगर बात करें तो इनका जो मैनेजमेंट, जो बॉर्डर एरिया है 2022 में इसको बॉर्डर लॉ के थ्रू लिस्टेड किया गया था। और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो भी सिविलियन या मिलिट्री अथॉरिटी है ये स्टेप लें, सेफ गार्ड करें किसको, नेशनल सोवरेनिटी को। 2020 में भी इसने ऐसा ही काम किया था। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं और ये काम कर क्यों रहा है, ये बोल रहा है कि भाई हम नेशनल मैपिंग अवेयरनेस पब्लिसिटी वीक चला रहे हैं चाइना में, इसलिए हमने इसको पब्लिश किया है। मतलब इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन रहता है, बताने के चक्कर में भी तो बता रहा है कि भाई नेशनल मैपिंग अवेयरनेस पब्लिसिटी चल रही है, तो वो भी वीकली बेसिस पे चाइना में, तो इस वजह से हमने इसको, यू कैन से दैट, इसको स्टैंडर्ड मैप में चाइना, अरुणाचल प्रदेश को कम्प्लीटली बताया है। और जो इशू है नेम इन रिलेटेड टू आर्टिकल 7 ऑफ द लॉ की बात करें, इसको हम प्रमोटिंग बॉर्डर एजुकेशन कहते हैं, जो सभी गवर्नमेंट लेवल पे होती है। लगभग 22, जिसमें आर्टिकल 22 है, ये क्या करता है, कॉल्स फॉर द चाइनीज मिलिट्री टू कैरी आउट बॉर्डर ड्रिल्स एंड रेगुलेटरी प्रिवेंट एंड स्टॉप कॉम्बैट व्हाट इट्स कॉल्ड इन्वेजन, इंक्रोचमेंट एंड प्रोवोकेशंस। ये सारी चीजें उनको भैया आर्टिकल 22 इनका जो है वो कह देता है कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसके पीछे भी देख रहे हैं आप, चाइना ने जो मैप रिलीज किया है ना, इसके पीछे भी उसने बता दिया कि भैया हमारे यहाँ अवेयरनेस चल रही है, उस चक्कर में हमने इसको जारी किया है। तो बहुत शांत स्वभाव से भी अपनी बात रखता है। और देखते हैं G20 इवेंट जब होने वाला है सितंबर में, तो उस टाइम इनकी क्या कहानी रहेगी, तब ये क्या जवाब देते हैं, उस टाइम भी हम देखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं, और देखिए अभी एक और बात तो थोड़ा सा आपको बता दूं, अभी लेटेस्ट मैप भी इन्होंने बीजिंग अनाउंसमेंट में किया था, जो अप्रैल की बात थी। तब इन्होंने वही क्या किया था, जो स्टैंडर्डाइजेशन है लगभग, तब इन्होंने 11 प्लेस बताई थी अरुणाचल प्रदेश की। और जो है कुछ ऐसे टाउन्स हैं जो अरुणाचल प्रदेश के, इवन यहाँ तक कि इन्होंने जो डैश कैपिटल है ना ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है ईटानगर, है ना, इसको भी बता दिया कि भाई ये भी हमारा पार्ट है किसका, चाइना का। तो उस तरीके से बताते रहते हैं। दिस वाज द थर्ड लिस्ट रीनेमिंग की गई है अरुणाचल प्रदेश की, एंड वाज सीन ऑब्जर्व एज ए रेस्पॉन्स ऑफ इंडिया होल्डिंग इवेंट था। तो G20 समिट में देखेंगे भैया इसको क्या जवाब देना है क्या जवाब नहीं देना है, उल्टे सीधे काम करने में तो ये बता गया है। अच्छा, आगे देखते हैं फिर क्या है हमारे पास इंपोर्टेंट पढ़ने के लिए। तो अभी आप समझ गए होंगे किस तरीके से इसने जो तीसरी लिस्ट में भी जब जारी की, तो तीसरी लिस्ट में इसने अरुणाचल प्रदेश को अपना कंप्लीटली पार्ट बता दिया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्या है देखिए, 514 researchers to get ICSSR funding to study impact of the centrally sponsored schemes। So इसमें हम समझेंगे जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, नॉट ए सेंट्रली सेक्टर स्कीम। तो सेंट्रली सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, ठीक है, सेंट्रली सेक्टर स्कीम, ठीक है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड
स्कीम, इन दोनों में अंतर क्या है? तो ये सेक्टर वाले में 100% फंडिंग होती है गवर्नमेंट की, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में 100% फंडिंग नहीं होती सेंट्रल गवर्नमेंट की। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखने की कोशिश करते हैं हम क्या है। देखिए, इसका पूरा नाम देखते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ द सोशल साइंस रिसर्च, ICSSR। लगभग इसने रिसीव किए 3801 यू कैन से दैट जो प्रोजेक्ट हैं जिनको स्टडी करना है, ठीक है। और यू कैन से दैट इसको स्टडी करने के लिए कोलाब्रेशन कुछ जो सहयोगात्मक लोग करते हैं या फिर कुछ इंडिविजुअल कैटेगरी के लोग करते हैं, तो उसको इन्होंने 5 से 14 लिस्टेड किए, और कुछ अवार्ड भी इन्होंने निश्चित किए फॉर द कोलाब्रेशन। अगर टाइप की बात करें, कोलाबरेटिव प्रपोजल की बात करें, तो उसके लिए फंडिंग जो है 6 मंथ के लिए कितना 30 लाख रुपए, और इंडिविजुअल कैटेगरी की बात करें तो अमाउंट कितना है 6 लाख रुपए। अगर इंडिविजुअली आप इस पे काम कर रहे हैं तब आपको 6 लाख रुपए, और अगर आप 6 मंथ के लिए यू कैन से दैट कोलाबोरेशन से काम कर रहे हैं देन 30 लाख रुपीज। अच्छा, इसमें 220 पर्पज हैं, जो 20 प्रपोजल हैं, बोथ कैटेगरीज आर प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला स्कीम के। यानी कुल मिला के आपको पहले ये तो समझना है कि ICSSR क्या करता है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। इसका काम ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा जो भी स्कीम इम्प्लीमेंट की जा रही हैं उनके बारे में स्टडी करना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इतना समझना है, क्लियर कट है यहाँ तक। उसके बाद देखते हैं 500 जो 14 हैं आपके प्रपोजल, 514 प्रपोजल फॉर द अवार्ड, जिनमें से लगभग 289 अवार्ड जो हैं वो आपकी कोलाबोरेटिव स्टडी को चले जाएंगे। जो कोलाबोरेटिव स्टडीज हैं मतलब सहयोगात्मक स्टडी जो कर रहे हैं उनको चले जाएंगे, और 225 आपके इंडिविजुअल स्टडी को चले जाएंगे। ओके। और ICSSR क्या कहता है कि लगभग 40% ऑफ द अवार्ड्स ये जो होंगे वो वुमेन स्कॉलर और रिसर्चर के लिए होंगे, ठीक है। These empirical studies will be conducted by the researcher who working in a different यूनिवर्सिटी। जो कहाँ ये, अच्छा अब इनको इनमें से जो स्टडी करने वाले लोग हैं उनको कहाँ से लिया जाएगा, उनको लिया जाएगा आपका, ये यहाँ तक क्लियर कट हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अच्छा एक्चुअली में क्या है ना कि जो ICSSR है ना, इसका काम ही यही है। अब इसने दो खंड यू कैन सी दैट दो पार्ट्स को उनको चूज कर लिया जहाँ पे इसको ज्यादा फोकस करना है, जैसे कर्नाटका रीजन को लेके और बुंदेलखंड को, ठीक है। इसमें जो भी उज्ज्वला योजना चली है किसके लिए, वुमेन्स के लिए, तो बुंदेलखंड रीजन्स में उसको देखने का इसका काम रहेगा, ठीक है। और जो अनदर स्टडी है, जैसे आपकी इम्पैक्ट ऑफ द उज्ज्वला योजना, स्केलिंग अप द एडॉप्शन ऑफ द क्लीन कुकिंग फ्यूल्स रिड्यूसिंग, ये तो हमें पता ही है भाई। उज्ज्वला स्कीम में क्या दिया जाता है, एक सिलेंडर दिया जाता है, और एक्चुअली में इसमें ये सब चीजें रहती हैं कि भाई आप क्लीन कुकिंग करें, है ना, और जो फ्यूल्स है या रिड्यूसिंग करें एडवर्स हेल्थ जो हजारस है अमंग द ह्यूमन, ठीक है। और जो स्टडी होगी विल बी डन, ये जो स्टडी होगी आप समझ रहे हैं ना कि कौन स्टडी करेगा, किसकी स्टडी होगी, है ना, किसके द्वारा होगी। तो स्टडी जो होगी डन ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द स्कीम, सच है जैसे जन औषधि योजना को लेके, स्वच्छ भारत अभियान को लेके, मेक इन इंडिया को लेके, स्टैंड अप को लेके, और अमंग अदर। तो जितनी भी स्कीम मोदी के द्वारा अगर इम्प्लीमेंट की गई हैं तो उन स्कीमों को स्टडी करने का काम करता है ICSSR। ओके। अब नेक्स्ट की न्यूज देखते हैं हम क्या है। मून मिशन ग्रेन्ड फ्रॉम द क्रैश एनालिसिस, LPSC का मतलब क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ये आपका लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम्स सेंटर्स, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम्स सेंटर्स। सो इसमें LPSC क्या करता है, तो जैसे हमने देखा था कि हमारा चंद्रयान 2 भी अगर हमने लॉन्च किया था तो 2019 में, तो उसको जो क्रैश हुआ था उससे भी हमने बहुत कुछ सीखा है। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, हमने उससे क्या सीखा क्या नहीं सीखा, तो थोड़ा सा हम देखते हैं। जो डायरेक्टर हैं आपके लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के, ठीक है, इन्होंने नोट किया, इनका नाम है डॉक्टर नारायण। तो ये कहते हैं कि भाई 2018 से इसको ये यू कैन से दैट क्या कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं। और इन्होंने बोला कि जो नेशनल लेवल एक्सपर्ट कमेटी है, इसने एनालिसिस किया कि जो रीजन है 2019 का चंद्रयान 2 का, जहाँ पे लैंडर क्रैश हुआ था, सॉरी, रिकमेंडेड करता है इम्प्रूवमेंट दैट वर इनकॉर्पोरेटेड इन द चंद्रयान 3। तो जो भी यू कैन से दैट हमने चंद्रयान 2 हमारा लैंडर जहाँ क्रैश हुआ था उससे भी हमने रिकमेंडेड करके कुछ इम्प्रूवमेंट किया, और इस तरीके से हमने चंद्रयान 3 को क्या किया, उसको चंद्रयान 3 में उसको शामिल किया, ठीक है। तो चंद्रयान 2 से हमने जो सीखा उसको हम चंद्रयान 3 में शामिल किया। थोड़ा सा और देखते हैं क्या है। और इसमें जो 9 पैनल मेंबर हैं, और इन्होंने एनालिसिस किया था कि जितने भी एस्पेक्ट हैं चंद्रयान 2 के स्पेसक्राफ्ट के, इनको परफॉर्मेंस एंड सबमिटेड किया जाएगा इट्स रिपोर्ट विद इन अ मंथ के अंतर्गत, और इसमें इंप्रूवमेंट हो जाएगा, फर्दर रिकमेंडेड इन मोस्ट ऑफ सिस्टम एनहांस देयर रिलायबिलिटी।
चंद्रयान 2 की बात करें तो चंद्रयान 2 मिशन जो था वो लॉन्च हुआ 2019 में, ये हमें पता ही है कहाँ से, श्रीहरिकोटा से। और इसको परफॉर्म नॉर्मली, ये नॉर्मली ही परफॉर्म कर रहा था जब तक इसका कांटेक्ट हुआ इसके विक्रम लैंडर से, ये हमें पता ही है, अभी भी हमारा विक्रम लैंडर ही है। और वाज लॉस्ट एल्टीट्यूड और 2.1 किलोमीटर अमिड एट डिस्टेंस ऑफ द लैंडिंग साइट, तो ये ज़्यादा दूर नहीं था, लगभग 2.1 किलोमीटर की साइड पे ही था। और वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग की जगह क्या हुई थी आपकी हार्ड लैंडिंग, इसलिए ये क्रैश हो गया था। परफेक्ट मिशन की बात करें तो रॉकेट जो प्रोपल्शन एक्सपर्ट हु बिगेन हिज करियर विद इसरो 1984 से, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि चंद्रयान 3 एज अ परफेक्ट मिशन वेयर जितने भी कंपोनेंट और फंक्शन है टू मेक इंडिया फर्स्ट नेशन टू सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर साउथ पोल। अब उसके बाद लिक्विड यानी कि एलपीएससी, लिक्विड प्रोपल्शन जो कम्युनिटी है एलपीसी, और इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, ये इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है किसमें, चंद्रयान 3 में। कौन कौन किस किसने किया थोड़ा सा देखते हैं। एक है हमारा एलपीएससी और एक हमारे पास इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है चंद्रयान 3 में। और जो एलपीएससी है ये कंट्रीब्यूट करता है 4 पैनल सिस्टम को, जैसे आपका L110, ठीक है। उसके बाद कोर लिक्विड स्टेज एंड द C25 क्रायोजेनिक अपर स्टेज फॉर द LVM3 लॉन्च व्हीकल्स, वन ऑफ द propulsion modules on one of the Vikram lander which touched down on the earth surface। तो क्या क्या एलपीएससी कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूटर ने 4 propulsion सिस्टम को कंट्रीब्यूट किया है। उनको थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, इस तरीके से आप देखेंगे। एक कौन सा है, देखिए एलपीएससी का एक है L110, इसको कोर लिक्विड स्टेज, ठीक है। उसके बाद है C25 क्रायोजेनिक अपर स्टेज फॉर द, ये किसके लिए, LBM3 लॉन्च व्हीकल्स के लिए। एक है इनमें से वन ऑफ द propulsion मॉड्यूल, 3 हो गए। उसके बाद है एक हमारे पास वन ऑफ द विक्रम लैंडर विच टच डाउन ऑन दी लूनर सरफेस, क्लियर हो गया वहां तक। डॉक्टर नारायण की बात करें, हु होल्ड द एमटेक इन ए क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग एंड पीएचडी एरोस्पेस इंजीनियरिंग, हैज प्ले ए मेजर रोल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रायोजेनिक प्रोपल्शन सिस्टम्स। तो डॉक्टर नारायण जो है एलपीएससी के जो हेडेड कर रहे हैं इसको भी, उन्होंने एमटेक किया है किसमें, क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में, एंड पीएचडी की है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। और इन्होंने बहुत ज़्यादा मेजर रोल जो है वो प्ले किया है क्रायोजेनिक प्रोपल्शन सिस्टम को इसरो में। और इसमें C25 क्रायोजेनिक अपर स्टेज ऑफ द LPM3 रॉकेट्स, ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा हम देखते हैं, आप समझ गए होंगे किस तरीके से चंद्रयान 2 हमारा क्रैश हुआ, तो उससे भी हमने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद प्रज्ञान रोवर की बात करें, कुछ इसकी न्यूज आई है तो देखते हैं। प्रज्ञान रोवर इनकाउंटर क्रेटर ड्यूरिंग द मून वॉक। तो इसने क्या किया कि एक भाई क्रेटर देखा, क्रेटर समझते हैं ना, जो आपने वॉल्केनो एक्टिविटी में देखा वो क्रेटर किस टाइप का होता है, तो उसी के रिगार्डिंग है। तो जो स्पेस इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसने रिलीज किए हैं इमेज कुछ चंद्रयान 3 की, ठीक है। और जो अपना रोवर मॉड्यूल्स है, थोड़ा सा बड़ा कर लेना और बड़ा डिस्टर्ब करा, ठीक है। और इसमें 2 इमेज लिए गई प्रज्ञान नेविगेशन कैमरा के थ्रू। पहली इमेज जो थी वो स्पेस एजेंसी आफ्टर द रोवर रोल आउट फ्रॉम द विक्रम लैंडर इन 23 अगस्त को, जब हमारा विक्रम लैंडर से हमारा रोवर प्रज्ञान रोवर जब निकला था तभी एक पिक्चर ली गई थी। और इसरो ने एक्चुअली में क्या है, एनकाउंटर किया है 4 मीटर डायमीटर का क्रेटर है एक, जो ट्रांसवर्सिंग, यू कैन से दैट ट्रावर्सिंग, यू कैन से, इसको पार किया ऑन द लूनर सरफेस ऑन 27 अगस्त। तो 4 मीटर के डायमीटर के एक क्रेटर को इसने क्या किया है, यू कैन से दैट इनकाउंटर किया है किसने, रोवर ने। और ये रिट्रेस करता है, इट्स पाथ इज नाउ हेडेड ऑन द न्यू पाथ्स। वाइल वन ऑफ द 2 इमेज की बात करें, इसरो ने शेयर किए हैं, ठीक है, क्रेटर एंड सेकंड शो द पाथ रिट्रेस ऑफ द रोवर। तो हमारी मंडे की बात की आई थिंक, ठीक है। तो मंडे को 2 पिक्चर हैं, एक तो क्रेटर की है और सेकंड जो है आपकी ये पाथ दिखा रही है जो रिट्रेस कर रहे हैं बाय द रोवर के थ्रू। अच्छा, 27 अगस्त 2023 को हमें तो पता ही है भाई, रोवर कैमरा अक्रॉस अ 4 डायमीटर क्रेटर भी मैंने बताया, ठीक है। तो इन सब के बारे में है, इसकी जानकारी हमें ट्विटर पे दे दी गई है, ठीक है। और इसरो संडे रिलीज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द चास्टेक पेलोड ऑन बोर्ड विक्रम लैंडर ऑफ द कंट्री थर्ड लूनर चंद्रयान मिशन। तो इसरो ने संडे को क्या किया था, रिलीज की थी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किसके द्वारा, चेस्टे के द्वारा। ये एक्चुअली में पेलोड से किसका, विक्रम लैंडर का। और इसने कुछ ग्राफिंग की थी कि टेम्परेचर जो है आपका कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है व्हेन वी गो दी डिग साइड्स, ओके। अच्छा, अब हम देखते हैं क्या है हमारे पास वर्ल्ड न्यूज में है।
लीबिया पीएमसी मिनिस्टर्स आज अ रो ओवर इजराइल मीट करो, मतलब क्या है इसमें? इजरायली एक्चुअली में बैठक पर विवाद बढ़ने पर लीबिया के प्रधानमंत्री को क्या कर दिया गया, इसमें बर्खास्त कर दिया गया। अच्छा, ये एक्चुअली में बैठक जो थी ये विवादास्पद है, यू कैन से दैट कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि लीबिया की औपचारिक रूप से इजराइल को कोई मान्यता नहीं देता। लीबिया जो है ना वो औपचारिक रूप से इजराइल को कोई मान्यता ही नहीं देता, और फिलिस्तीन कार्य जो वहाँ पे फिलिस्तीनी रहते हैं, उनके कारण ही लीबिया के राजनीतिक स्पेक्ट्रम में सार्वजनिक क्या है, इनका समर्थन है। सो इसमें हमें देखना क्या है, हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ने के लिए है कि लीबिया और इजराइल के बॉर्डर शेयरिंग कंट्री कौन सी, इनको हमें देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, हमारे पास है इजराइल, तो इजराइल के बॉर्डर शेयरिंग कंट्री हमें मिलता है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, ये थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। कौन कौन से मिलते हैं हमें? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट। देखिए यहाँ पे आपको जॉर्डन मिल गया, सीरिया मिल गया, इजिप्ट मिल गया, और क्या मिल गया? लेबनान। ये चार कंट्री हैं किसके? इजराइल। क्लियर कट है यहाँ तक? तो ये आपको देख लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, मैंने आपको इसको बताया था कि इजराइल में ना कि जेल हो गई सबको, ऐसे पढ़ लीजिए आपने। तो S4 क्या हो गया? सीरिया। J4 आपका क्या हो गया? जॉर्डन। E4 आपका इजिप्ट हो गया। L4 क्या हो गया? लेबनान हो गया। तो सबको झील हो गई लीबिया में, ऐसे समझ सकते हैं आप। इजराइल में, सॉरी, ठीक है। अच्छा, इजराइल में सबको जेल हो गई, ऐसे समझना था, सॉरी। अब देखते हैं हम क्या है हमारे पास, लीबिया। तो लीबिया के बॉर्डर शेयरिंग कंट्री अब हम देखने की कोशिश करेंगे, तो वो हमें कौन से मिलते हैं, देखिए। यहाँ पे इजिप्ट मिलेगा आपको ईस्ट में, ईस्ट में इजिप्ट मिल गया आपको, और सूडान मिलेगा आपको साउथ ईस्ट में, तो साउथ ईस्ट में आपको सूडान मिल गया। चाड मिलेगा आपको साउथ में, ठीक है। नाइजर मिलेगा आपको साउथ वेस्ट में, और अल्जीरिया आपको मिल जाएगा कहाँ पर? वेस्ट में। क्लियर कट है? ये किसके हमें मिल गए? लीबिया के। तो बॉर्डर शेयरिंग कंट्री हमें जरूर देख लेनी है, किसकी है किसकी नहीं है। आगे चलते हैं, फिर हमारे पास क्या पढ़ने के लिए है इम्पोर्टेंट, जो नीरज चोपड़ा हैं उनके उनके बारे में अगर मैं कहना चाहूँ, तो एक्चुअली में इन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल कर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज ने एक बार फिर भारत का नाम रोशन कर दिया भैया। और नीरज एक्चुअली में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियन में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो ये वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियंस में पहला गोल्ड मेडल हमको मिल चुका, क्लियर कट है यहाँ तक। और गौरव तलब है कि भाई मेंस जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में बेहद रोमांचक रही, और फाइनल में पहले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के पास एक भी स्वर्ण पदक नहीं था, जो कि नीरज चोपड़ा ने इसको हासिल करवा दिया, ठीक है। सो ये स्पोर्ट्स की आज न्यूज़ कहीं तक ठीक थी अपने लिए, तो मैंने आपको इसको रैंडमली बता दिया। आगे चल, न्यू मीडिया वर्सेस ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी। अब न्यू मीडिया और इसके वर्सेस में क्या है भैया? ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के अगर बारे में बताने की कोशिश करूँ ना आपको, तो चैट जीपीटी की एक बहुत अच्छी खास बात ये रही है कि जैसे आप चैट जीपीटी में कभी भी कुछ भी टाइप करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने बोला कि एक मेरे लिए गाना बना दो, तो चैट जीपीटी आपको गाना बना देगा। और आपने बोला कि भाई मेरे लिए एक न्यूज़ क्रिएट कर दो फॉर द सीमा हैदर, है ना? फॉर द अंजू हैदर, कुछ भी बोल दिया आपने, तो आपको क्या होगा? न्यूज़ मिल जाएगी उसमें। तो चैट जीपीटी के बारे में यही कहानी है, और जो न्यू मीडिया है ना वो ज़्यादातर वर्क कर रही है किससे? चैट जीपीटी से। तो जो न्यूयॉर्क टाइम्स है, इनके जो राइटर्स हैं, इन्होंने जो राइटर्स हैं, यू कैन से दैट सीएनएन और ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन सहित समाचार मीडिया संगठनों ने के एक समूह ने जो ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अपनी सामग्री तक पहुंचने की क्षमता को क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और गूगल अपनी खोज परिणामों को उपयोगी बनाने के लिए समाचार लेख का टुकड़ा, समझ रहे हैं ना? क्या हो रहा है आजकल, मान लीजिए किसी को अगर न्यूज़ देनी है, तो उसने क्या किया, फॉर एग्जांपल डाल दिया चंद्रयान 3, तो उसको एक समाचार न्यूज़ का टुकड़ा मिल जाएगा गूगल के थ्रू, और वो उसी को पढ़ा देगा, बोल देगा ये कंप्लीट हो गई उसकी न्यूज़। जो शायद एक्चुअली में इसको कंप्लीट कर लेता है और उन्हें प्रस्तुत करता है। जबकि गूगल उस सामग्री से तो लाभ कमा लिया उसने, और समाचार वेबसाइटों पर बड़ी मात्रा में इसकी उपयोगकर्ता ट्रैफिक भी क्या करता है? निर्देशित करता है। तो उस तरीके से आप देख रहे हैं कि भाई मान लीजिए अगर आपको न्यूज़ पढ़ानी है, आपने ज़्यादातर न्यूज़ एंकरों को देखा होगा, वो क्या करते हैं, उन्होंने गूगल पे टाइप किया, जो अभी न्यू वाले टेस्ट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कोई माइंड ना करे, और वो एक माइक लेके हाथ में पकड़ के चल रहे हैं, और उन्होंने थोड़ा-सा टुकड़ा काटा उसका, गूगल पे टाइप किया, इतना टुकड़ा काटा, और उसमें जो भी खबर थी, उसको उन्होंने रीड कर दिया, बस हो गई खबर। ओके? तो ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक ठीक नहीं है, और किससे कितनी नॉलेज मिल रही है, नहीं मिल रही है। अच्छा, आगे क्या है? दूसरी ओर अगर हम ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, तो जो भी समाचार कंपनियों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उनमें कोई भी मौद्रिक या अन्य लाभ नहीं मिलता है इनमें। यह बस सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा एकत्र करता है, और कंपनी
के अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग करता है। So, इस तरीके से आप देख रहे होंगे, ठीक है? अच्छा, अब मैं थोड़ा-सा आपको और बता दूँ, क्या है इसमें हमारे पास, तो आप समझ गए हो किस तरीके से ये जो है न्यू मीडिया वर्सेस ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी के बारे में, कि भाई किस तरीके से एक टुकड़ा लेके पढ़ा देते हैं और ये आपका एंड हो जाता है। अब थोड़ा-सा हम ओपिनियन देख लेते हैं, ओपिनियन क्या कहता है? इंडिया नीडेड कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशंस। भाई ये तो अच्छी बात है कि भाई इंडिया में एक्चुअली में अगर कॉम्प्रिहेंसिव कर देते हैं आप सेक्सुअलिटी एजुकेशंस को, मतलब सेक्सुअलिटी जो एजुकेशन है अगर उसको बारे में आप पढ़ाना शुरू करते हैं, तो इट्स ए वेरी बेनिफिशियरी फॉर द अस। अभी देखिए रिसेंटली एक वाक्यांश हुआ, क्या हुआ था, एक आदमी था और उसका एक बेटा था, उन दोनों ने मिलके एक्चुअली में अरेस्ट किया एक माइनर गर्ल्स को, और उसको सेक्सुअली, यानी कि जो कहते हैं ना सेक्सुअली अब्यूजिंग, यू कैन से दैट यौन शोषण, है ना? जो 5 साल की ये बच्ची थी उसके साथ इन्होंने किया, और एक्चुअली में 6 मंथ तक उसको ऐसे ही रखा था गर्ल्स को, तो उसी के रिगार्डिंग आर्टिकल्स है। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर हम बात करें तो उसका डेटा ये बताता है लगभग 51,863 केस आते हैं, ठीक है? और जो कि आपके पोक्सो के अंतर्गत होते हैं, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रंस फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के थ्रू होते हैं, 2021 का ये डाटा बताता है। और जिनमें से 33,348 जो हैं, या 64% आप कह सकते हैं, जो यौन शोषण के शिकार होते हैं। अब ये बताइए कि अब आप चाइल्ड के जो यौन शोषण है उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे? क्या है आपके पास तरीका? तो इसी का एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, तो उसी का आंसर देने की कोशिश की गई है कि इफेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए हमारे पास, कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन होनी चाहिए, जिसको यूएन भी बोलता है कि भई ये अपने करिकुलम बेस्ड प्रोसेस में इसको शामिल करो, टीचिंग में शामिल करो, लर्निंग में शामिल करो, कॉग्निटिव में शामिल करो, इमोशनल, फिजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट सेक्सुअलिटी में इसको शामिल करो। तो इस बात की एक्चुअली में इसको रेटिफ़ाई करता है बाय द यूएन्स। अच्छा, उसके बाद करते हैं थोड़ा-सा और हम देखते हैं। अब हम लोग क्या है ना, इसको शामिल करने में क्यों हिचकिचाते हैं, इसका कारण बता दूँ। एक्चुअली में हम डरते हैं कि भई हमारा जो प्रोग्राम है और जो वायलेटेड होगा, इंडियन वैल्यूज़ इससे कम होगी। ट्रेडिशन वैल्यू है हमारी कि हमने सेक्सुअलिटी को ज़्यादा शामिल नहीं किया है। देखा होगा आपने 10th अगर हाई स्कूल या 9th क्लास में अगर बायोलॉजी का जो वजाइना का अगर फिगर दिखाया जाता है ना, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स उसमें लाफिंग करते हैं और सोचते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो एक्चुअली में हम ट्रेडिशन वैल्यू हमारी इस तरीके से बनी हुई है, पैट्रियार्चिल है हमारी, है ना? तो हमारा जो हायरार्किकल सोशल स्ट्रक्चर है, वो पैट्रियार्चिल है, तो इसलिए हम उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। अच्छा, थोड़ा-सा और हम देखते हैं, अभी देखिए एक लेटेस्ट की अगर मैं बात करूँ, जो यंगस्टर होंगे वो तो समझते होंगे, एक टिंडर ऐप होता है ना? तो इस ऐप में मैं बता दूँ कि वो लोग ज़्यादातर होते हैं, खैर माइंड मत करना, मैं सर कहीं कैसी जानकारी दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, टिंडर ऐप में ज़्यादातर वो गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं जिनके मान लीजिए गर्ल्स है, उसका बॉयफ्रेंड छूट गया है, बॉयफ्रेंड है जिनकी गर्ल्स छूट गए हैं। तो इसमें बहुत से गलत काम भी होने लगे हैं टिंडर में, मैं बता दूँ, टिंडर ऐप में बहुत से गलत काम इसलिए भी होने लगे हैं। क्या होता है कि मान लीजिए लड़का-लड़की अपनी सहमति से गए, और सहमति से जाने के बाद पता चला कि वो लड़का उस टाइप का निकला, उसने लड़की को मार दिया, या मान लीजिए उसको सेल कर दिया, उसको बेच दिया कहीं भी, या लड़की ऐसी निकली कि उसने उस लड़के की कहीं भी कीमत लगा दी। तो ये टिंडर ऐप पे भी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, तो उसके बारे में थोड़ी-सी एक स्टडी की गई है, बताया गया है। डेटिंग ऐप है ये, ठीक है? और टिंडर ऐप शो दैट मोर देन 64% ऑफ यंग जो मुंबईकर्स हैं, वर हेजिटेंट ऑफ गिव कंसेंट, अपनी जो सहमति उसको देने में वो हेजिटेट होते हैं, आस्क फॉर इट एंड टू विथड्रॉ इट डेटिंग समवन्स, ठीक है? तो उसी के बारे में ये जानकारी दी गई है। अब मैं बता दूँ आपको क्या है कि भई अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, सेक्सुअल जो कॉन्सेंट हैं, उनके इम्पोर्टेंट, नॉट ओनली लर्न अबाउट वॉल्यूशन एंड अब्यूज़ बट आल्सो मेंटेन द हेल्थी रिलेशनशिप। और अगर ऐसा कुछ होता है, क्या होता है कि अभी कुछ लड़का-लड़की अगर आप देख लें फील्ड में, तो उनको सहमति नहीं देते हैं, है ना? अगर वो कुछ करना चाह रहे हैं, तो उनको वो सहमति भी नहीं मिलती है, क्योंकि हमारा ट्रेडिशन ऐसा बना हुआ है, वी आर नॉट इंक्लूडेड इन आवर एजुकेशनल सेक्टर। सो वो इसके थोड़ा-सा और हम देखते हैं क्या है। देखिए, यहाँ पे एक डेटा दिया गया है, 10 अगस्त की बात थी 2023 को। आई थिंक सो, यस। सो द स्टेट काउंसिल ऑफ द एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन्फॉर्म्ड द केरला हाई कोर्ट्स दैट अवेयरनेस अबाउट द पोक्सो वुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम फ्रॉम द 2024 एंड 25। बहुत अच्छी बात है। यानी कि पोक्सो की जो ट्रेनिंग है उसको इन्फॉर्म करने के लिए केरला हाई कोर्ट ने ये बोला कि भई इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए, पोक्सो की अवेयरनेस फैलाने के लिए जो करिकुलम है केरला का, उसमें इसको शामिल किया जाए, विद द रिलेशनशिप बिटवीन द सेक्सुअल हेल्थी एंड ह्यूमन राइट बीइंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है? तो इस तरीके से इसको शामिल किया जाए किसमें? केरला में।
तो आप समझ गए होंगे भई इंडिया को नीड्स है कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशंस की, ये जो आए दिन रेप केस या फिर महिलाओं के साथ ये सब हाँ, होती हैं। अभी देखिए मणिपुर में भी जो नेक्ड मार्च कराया गया बाय द वुमेन्स, अगर उसके बारे में थोड़ा-सा मैं बता दूँ कि अगर हमको इस टाइप की एजुकेशन मिली होती, है ना? कि ये सेक्सुअल ऑफेंस है और इस तरीके की हमें नहीं करना चाहिए, इससे कितनी प्रताड़नाएँ पहुँचती हैं महिलाओं को, तो मुझे नहीं लगता कि जो नेक्ड मार्च कराया गया बाय द पीपल तो उनमें से एक आध तो अगर एजुकेटेड होता और उसने इस टाइप की कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन ली होती, तो ऐसा काम वो होने देता। उसको वो ज़रूर अपोज़ करता एंड देन फाइनल ऐसा नहीं होने देता, 1-2 मेंबर भी अगर निकल आते क्योंकि अगर उनको एजुकेशन दी जाती तो। बट ऐसा है ही नहीं, अपने इंडिया में हम लोगों को ऐसी एजुकेशन मिलती नहीं है ना? जो हम इसकी इस लेवल तक का भी सोच रखें, ओके? सो आज मैं अपने सेशन को यहीं रोकूँगा और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच और जो भी आपके कलीग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके पास एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।